सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। और आज है जी पाक भारत टाकरा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा सूरत हाल बरसों से बरकरार है। वो किस तरह कम होगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान ने तवील अरसे तक हमने देखा कि दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ी और इसमें कामयाबी भी हासिल की। खुसूसन गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान ने हुकूमती सतह पर जो इक़दामात उठाए हैं उसकी तारीफ दुनिया ने भी की है। लेकिन भारत ने गुज़िश्ता 5 सालों में इतनी ही तेज़ी के साथ मुआशी और माशरती तनज़ुली का सामना किया। और आज का पाकिस्तान और आज का भारत अगर मैं पूछूं कि कहाँ खड़ा है तो इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगी। मौजूद मेहमानों से सवालात का बॉल फेंकूंगी मैं मेहमानों के कोर्ट में। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, भारतीय सहाफ़ी है नीरज शर्मा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शर्मा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारतीय सहाफ़ी अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रोहित शर्मा, रोहित आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे इस प्रोग्राम में अतर काज़मी साहब और कमर शर्मा साहब। मौजूद मेहमान बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ में सरहद पार से करना शुरू करूंगी। नीरज शर्मा साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के भारत को अगर आप देखते हैं शर्मा साहब, तो आज का भारत कहाँ खड़ा है? यानी क्या माजी के भारत से बेहतर आपको दिखाई देता है या फिर माजी के भारत को आप कहेंगे कि वो आज के भारत से बेहतर था? शर्मा साहब। शताब्दी का जो भारत है नीरज शर्मा वो किसी परिचय जी, शायद शर्मा साहब जी 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 प्लीज कंटिन्यू। मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी का जो भारत है उसे किसी परिचय का भारत ने अपनी परिचय और अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना चुका है। भारत, आज का भारत डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। इसका भारत जाना जाता है इस बात के लिए, मानवता के लिए। आज का भारत जाना जाता है तकनीक के लिए। अगर आप दुनिया में किसी भी देश में जाइए और कहिए कि भैया सॉफ्टवेयर कंट्री कौन सा है, तो सबसे पहला नाम भारत का आता है। हमने बड़ी बड़ी कंपनी दिया और केवल कंपनी नहीं दिया, भारतीय तमाम मुल्कों में जाकर के बहुत बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, खासतौर पे सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो आज की भारत को पहचान की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इसकी पहचान एक ऐसे मुल्क के रूप में है जो विकास की ओर, जो डेवलपमेंट की बातें हमेशा करता रहता है। या आप आज के भारत की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज की भारत की। अच्छा जी, अतर काज़मी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। नीरज शर्मा साहब ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा अपने मुल्क का और अपने मुल्क से सारी बात उनको हमदर्दी होगी। आपको लगता है कि भारत का नक्शा था, भारत के बारे में बता रहे थे? देखिए, अगर भारत मुल्क जो है उसके हवाले से आप कोई राय कायम कर सकते हैं कि माजी में वो कैसा था, आज का कैसा था, लेकिन आज के भारत को हमें मोदी जी के तनाजुर में देखना पड़ेगा। जो इस वक्त वहाँ के हुक्मरान हैं उनके तनाजुर में देखना पड़ेगा। आज का भारत वो है कि आज जिस तरह आपको पता है डॉक्टर फिजा, इस वक्त उनके बॉर्डर के ऊपर एक तरह से जंग की सूरत हाल है। उनकी फौजें चाइना के सामने आमने सामने खड़ी हैं। और मैं आपको बताऊं कि 18 सितंबर को जनरल सतबीर सिंह हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, वो हैं चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन जो मूवमेंट है, उन्होंने भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनको एक खत लिखा और उस खत के अंदर ये कंप्लेन की गई कि एक विंग कमांडर सब थे रिटायर्ड, उनको हार्ट अटैक हुआ दिल्ली में और वो 2 फौजी अस्पतालों में गए, किसी भी फौजी अस्पताल ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया और उनकी डेथ हो गई जब उनको उनकी फैमिली किसी और हॉस्पिटल में लेके जा रही थी। तो ये है आज का भारत जो मोदी जी ने भारत दिया है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट भारत है। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों की बात की, ये पैसे की बात करते हैं, कंपनियों की बात करते हैं। आज के भारत में इंसानियत मर चुकी है। आज के भारत में कॉर्पोरेट इंडिया तो क्या पता जिंदा हो, उसमें भी काफी कमी आई। हमने देखा कि 25% इनकी इकोनॉमी डूब चुकी है। मोदी जी ने जो कोरोना के हवाले से गलत स्टेप्स लिए, तो आज के भारत में इंसानियत मर गई है। जब किसी मुआशरे में इंसानियत मर जाए तो उस मुआशरे क्या आप क्या कहेंगे, वो आप सब लोग खुद समझदार हैं। मेरे कोलीग्स जो भारत से हैं वो खुद ये फैसला कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। रोहित शर्मा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने अतर काज़मी साहब की भी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो भारत से पैनलिस्ट मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में वो बेहतर समझ सकते हैं। तो आप वाकई समझते हैं कि इंसानियत अगर मर जाती है तो फिर इकोनॉमी कैसे ज़िंदा रह सकती है, या इकोनॉमी के ज़िंदा रहने का जश्न कैसे मनाया जा सकता है एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे देश में जहाँ पर इंसानियत ऑलमोस्ट मर चुकी?
ये काज़मी साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया। पहले तो एक खुद ही एफिडेविट बनाया, उसकी अटेस्टेशन खुद की और उस पर जजमेंट भी खुद दे दिया। भाई साहब, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो 1-1 लाख रुपए लेके 2-2 लाख रुपए देके फिदाइन हमला करने के लिए इंडिया भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को। इंडिया में नहीं मरी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो कि अपने पास से आदमी इंडिया भेज देते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारा तो था ही नहीं, हमारा थोड़ी है, ये तो तुम्हारा अपना आपस का मामला है, हम क्या जाने। अपने फौजियों को मना कर दिया जो करगिल में आए थे। अरे तो आप अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने के बाद और खुद बोल देते हो कि हमारा नहीं है, उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर देते हो। भाई तो इंसानियत किसकी मरी, हमारी मरी या आपकी मरी? अब आप ये चीजें देखने से पहले, ये चीजें, ये जजमेंट देने से पहले सोच तो लिया कीजिए कि क्या हो रहा है आपके कंट्री में। टेरर एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? आपके यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, टेररिस्ट जिनको यूएन बोल चुका है ये टेररिस्ट है, खुले में घूम रहे हैं, ओपन में। टेरर हैंडलर्स बैठे हैं। अमेरिका बोल चुका है कि यहां से टेरर चलता है। अमेरिका बोल चुका है। अमेरिका ने आपको अभी कुछ दिन पहले की बात रोहित, आजकल तो आप किसी भी चैनल, आप किसी भी मुल्क के इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, जितने भी वहाँ पे इंसानी हकूक़ के अलमबरदार तंजीमें होंगी उनको देख लें, जितने भी आप मैगजीन्स देख लें, बल्कि वहाँ के चैनल्स भी वो तो इंडिया के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। खासतौर पर कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है उस हवाले से भी हाईलाइट किया जा रहा है इंडिया के किरदार को, नेगेटिव किरदार। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही हैं वो पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़िए, हम आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, आप बताएं क्या बताना चाह रहे हैं? जी, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिर भी हजारों में 10-10 हजार लड़के आ रहे हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। वहां के लड़के आईएएस, इस साल भी एक आईएएस लड़की निकली है, आईएएस टॉप किया लड़की ने, पिछले साल भी किया था, उससे पहले भी आईएएस में निकले। डॉक्टर्स, मेरे पास कश्मीरी डॉक्टर्स हैं। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। एक लेडी जिसका एब्डक्शन हुआ कश्मीर में, हम लोगों ने उसको छुड़वाने के लिए टेररिस्ट छोड़े, वो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। वो इस समय दिल्ली में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अब आप ये सोचिए कि कश्मीरीज जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में या रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो लोग तो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है। इतने सारे लोग, इतने कश्मीरी कैसे मिल रहे हैं? कश्मीरीज को हम लेके आए थे जब कोरोना टाइम पे, जब वो बाहर पड़ रहे थे। अच्छा रोहित, मुझे बात बताएं, एक मिनट। आप कहते हैं जी इंटरनेशनल मीडिया में हम लोग वो वाली इस तरह के मैगजीन्स को पढ़ लेते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है आपकी नज़र में। आप कहते हैं गली मोहल्ले के मैगजीन्स होते हैं। ये जो वीडियोस लोग खुद रिकॉर्ड करके फेसबुक पे, सोशल मीडिया, आपको पता है आज़ाद है, वहाँ पे लोग इजहार राय कर सकते हैं। वहाँ पे जो वीडियोज़ आती हैं, वो जो वीडियोज़ होती हैं वो भी गले मोहल्ले के लोग होते हैं या वो मैगजीन्स होते हैं, वो तो लोग खुद बता रहे होते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर से आती है कश्मीर को। मैं सही कह रही हूँ कमर चीमा साहब? बिल्कुल। ये अब गार्डियन को भी आप कहेंगे कि गली मोहल्ले, हाँ जी जी। अच्छा कमर चीमा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अतर मैं इसका जवाब फिर आपसे भी लेती हूँ, आप कुछ कहना चाहें? अच्छा रोहित, मैं आपकी तरफ आती हूँ। कमर चीमा साहब, क्या चीमा साहब बताइए। कमर चीमा साहब, जी चीमा साहब शायद मुझे सुन नहीं पा रहे। जी अतर आप कहिएगा, आप क्या कहना चाह रहे थे? कुछ कहना चाह रहे थे? जी देख, पहले तो बात है कि मैं मैगजीन्स की बात कर लूं, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिस्ट, उसके अलावा बहुत सारे दीगर भी मैगजीन्स हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। मैं इंसानियत के हवाले से इनसे कहना चाहूँगा कि इंसानियत की जो इन्होंने कहा कि इंसानियत कैसे मर गई, इन्होंने एक लड़की की मिसाल दी। आपको पता है कि गार्डियन, जिसको ये फिर अगेन गली मोहल्ले का मैगजीन कह देंगे, गार्डियन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत के अंदर जो बच्चों की जिन्स का तयन किया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है, बेबीज जब होती हैं, लड़कियां जो पेट में होती हैं वहीं पे उनको अबॉर्शन कर दिया जाता है। उसकी वजह से औरतों की आबादी की तादाद कितने मिलियन और ज्यादा कम हो जाएगी। दूसरी, इन्होंने इंसानियत की बात की। मोदी जी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के 15 लाख करोड़ तो माफ कर दिए, लेकिन आज हरियाणा में, पंजाब में जो गरीब फार्मर है, छोटा फार्मर है, वो सड़कों पे निकला हुआ है। क्या आपको पता है कि पिछले साल आपके मुल्क में 40,000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की?
तो फिर भी आप कह रहे हैं कि उस मुआशरे में इंसानियत जिंदा है, वहां पे अंबानी जिंदा है, वहां पे टाटा जिंदा है, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां जिंदा हैं, इंसानियत वहां पे जिंदा नहीं है। ये जो 303 मोदी जी की सीट्स आई हैं, वो करोड़ों वोट मिले हैं, वो किसानों ने दिए थे। अच्छा रोहित, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। कमर साहब को मेरी आवाज जा रही। कमर साहब सॉरी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। अब अगर सुन पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप जवाब देना चाहेंगे रोहित शर्मा की बातों का। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी बातें कर रहे हैं कि जो इंडियंस पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा इंडियन भी है जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए या वहां की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वहीं काम कर रहे हैं? तो ये आप किस तरह की बातें करते हैं? और रही बात इंडिया की, जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए यूनिसेफ कहता है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 25% इंडिया के बच्चों को तो स्कूल मिलते ही नहीं है। सो आप 800 मिलियन लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 68.8% जो लोग हैं वो $2 पर डे के हिसाब से कमाते हैं। 68.8% लोग $2 अ डे के हिसाब से। आप मुझे बताएं, और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, आप देखें नरेंद्र मोदी साहब ने इमरान खान साहब को कहा था कि आओ गुर्बत के खिलाफ लड़ें, लेकिन मोदी साहब को क्या हुआ कि वो मजहबी जुनूनियत और वो जो इंतहा पसंद मजहबी, आजकल तो उन्होंने दाढ़ी भी रख ली और पता नहीं शायद वो सारा टाइम अपनी हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते रहते हैं और वो भूल गए हैं कि वजीर आजम लाख लाख बंदा डेली कोविड का शिकार हो रहा है, पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। हमें कहते थे आओ मिल के गुर्बत का मुकाबला करें, आओ जहालत का मुकाबला करें। भाई हमने आपके साथ क्या जहालत का मुकाबला करना? हम आपके साथ इस जहालत में, जिस मुल्क में 25% बच्चे तो स्कूल ही मैसर नहीं है, 800 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, हमने आपका क्या मुकाबला करना? हम चाइना के साथ मिलके, हमारे वजीर आजम ने जो कहा है, हमने तरक्की करनी है, इंडिया इसका हिस्सा बनना चाहता है तो बने, वरना जो अभी चीन ने आपके साथ किया है हम पहले ही कर रहे हैं। इंटरनली आप आइसोलेट हो गए हैं, आपके दोस्त तो यूरोप और अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिन्होंने तो इस सारे मुश्किल वक्त में आपको बुलाया भी नहीं। मैं इंडियन अवाम को और मोदी साहब को पैगाम देता हूं कि जिस खित्ते में रह रहे हो वहीं पे हालात अच्छे करो, वहीं पे लोगों के मिलजुल के रहने की कोशिश करो। और ये जो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है चीन के साथ, चीन एक वाहिद मुल्क है जो $90 अरब की एक्सपोर्ट बेचता था आपके मुल्क में, जिससे आपके मुल्क के चूल्हे जलते हैं। अभी ये जो डी कपलिंग की पॉलिसी आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर इश्यूज को इकोनॉमी के साथ मिला दिया है, तो अभी तो जो चूल्हे थोड़े बहुत जलते थे वो भी नहीं जलेंगे। सो मुझे तो हैरानगी होती है, -23% है आपका जीडीपी, -23, और G20 के ममालिक में सबसे लो है आपकी इकोनॉमी। ये मैं नहीं कह रहा, ये G20 कह रहा है। सो भले आप नारे जितने मर्जी मारे, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, पता नहीं कौन कौन सा तो भूख ही ना रोहित शर्मा जी नीरज शर्मा, नीरज जी कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल G20 में क्या पाकिस्तान खड़ा है? G20 की लिस्ट में पाकिस्तान है क्या, जरा मुझे बताइए। और आप अभी बात कर रही थी मैगजीन्स की और अखबार की, आप पाकिस्तान सरकार का डोजियर पढ़ लीजिए जो फ्रांस को दिया गया है FATA लिस्ट के लिए। वो डोजियर बता देगा कि आपके देश में कितने आतंकी हैं, वो डोजियर बता देगा कि कहाँ दाऊद इब्राहिम है, वो डोजियर बताएगा कि हाफिज सईद और बाकी ज़कीर रहमान जैसे लोग कहाँ हैं। वे किसी मैगजीन्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सरकार का, पाकिस्तानी सरकार का डोजियर सही कह रहे हैं कि आतंकवादी है। कुलभूषण कौन है? कुलभूषण क्या करने यहाँ पर आया था? क्यों अतर? उस डोजियर में लिस्ट है क्या? बिल्कुल डोजियर में नाम है। भेजे हुए आतंकवादी होंगे हमारे मुल्क में जो जासूसी करने आते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए गंदी साजिश पर आते हैं भारत से। मैं करके कह रहा हूँ, क्या डोजियर में आप दिखा सकते हैं कुलभूषण जाधव का नाम? नहीं है, उस डोजियर में नाम है अतर। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कुलभूषण है ही नहीं यहाँ पे? क्या बात कह रहे हैं आप शर्मा साहब? गली गली का मोहल्ले में बच्चा जानता है। जी नीरज, उसमें आपको पता चल जाएगा, ज्यादा दूर में पाकिस्तान सरकार वो भारत सरकार का डोजियर नहीं है। अच्छा जी अतर वो कह रहे हैं जी वहाँ उसमें नाम नहीं है उनका, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं जी अतर? इनको मसला ये है कि देखें, मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम ये है, आतंकी नहीं है। शर्मा साहब सुन लेना, काज़मी साहब मेरी सुन ले शर्मा साहब, प्रॉब्लम ये है
कि हम इनसे टू मच एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको खलबोशन नजर आएगा। इनको तो अपने मुल्क के अंदर जो फौजी हैं जो सरहद के ऊपर खड़े हुए हैं वो नजर नहीं आते, वो वीडियोस जारी करते हैं कि हमें रोटी नहीं मिल रही, हम यहाँ पे भूखे हैं, तो इनको खलबोशन बेचारा किस तरह नजर आएगा, उसको भी इन्होंने डिसऑन कर दिया। मैं बात तो सुन लेना नीरज जी, एक मिनट मेरी बात सुन लें, फिर आप जरूर अपना जवाब दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखें, हम हमेशा इंसानियत की बात करते हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी से अपील करूंगा, खुसूसन वो दस्ते जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप लोग रोटी खाते हैं तो इंडियन दोस्तों को भी दे दिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा बहुत आप उनको दे देंगे। भूखे प्यासे बेचारे वहां पे वो खड़े रहते हैं, तो ये हालत है इन लोगों की। तो इनको खलबोशन की तरफ से नजर आना है, इनको अपने मुल्क के अंदर फौजी नजर नहीं आ रहे, फौजियों को अस्पताल में ये नहीं एडमिट कर रहे, फौजी बेचारे सड़कों पे मर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये हालत है इनके मुल्क में। नीरज जी, हमें आपसे जो है ना कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हमें भारत के साथ, भारत की आवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इंतहा पसंद प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो इंसान दुश्मन पॉलिसीज हैं, हम उन पे तनकीद करते हैं। खुदा ना खास्ता नीरज जी, आपके साथ हमारा कोई जाती इख्तलाफ तो नहीं है। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप अपनी मोटरसाइकिल हमें दे दें या आपका हमारा कोई जायदाद हमारे नाम कर दें। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में इंसानियत के ऊपर, आप हमारे जन्नत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आप चाहते हैं कि कश्मीर पर कब्जा कर ले, और वो हम कभी होने नहीं देंगे। मसला ये है कि देखें, जब आप अच्छा, कश्मीर को अगर आप अपनी जन्नत कह रहे हैं तो आपकी भारतीय फौज है, आपकी भारतीय सेना है, वो हाथ में पैलेट गन्स और बंदूकें उठा के उस जन्नत को खुद ही तबाह करने पर आई हुई है। नहीं, वो आपके टुकड़ों पर तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो चंद मुट्ठी भर लोग जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं, वो जब जहालियत का जब मौजून देंगे तो अब हम उनको रोकने के लिए हमें पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और पैलेट गन नहीं, कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी नजरें उठाएगा तो हम उसके खिलाफ गन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यानी जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो आपकी नजर में जाहिल होगा? जुल्म के खिलाफ बिल्कुल जाहिल है, वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज इस पे ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इनके यहाँ जो जन्नत है, आपके यहाँ अगर कश्मीर की जन्नत तो है, पर आप लोगों ने जो दोज़ख के दरोगे को वहां पे इलेक्ट कर लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर जन्नत तो वहां पे नहीं रह सकती ना। वो तो आप अपने प्रधानमंत्री ने क्या बनाया, पूरा कराची शहर डूब गया, आप कहाँ बैठे थे? जी कराची शहर को अतर आप कहिएगा, घंटों की कवरेज रोहित की तरफ भी जाना चाहिए, अतर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जन्नत है, जन्नत तो है, पर इन्होंने जो वहां पे दोज़ख के दरोगे को इलेक्ट कर लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उस हालत में तो वहां पे जन्नत नहीं कायम रह सकती ना। अपने मुल्क को आप लोगों ने जहन्नम बना दिया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने। वो आपकी सोच है, आपकी गलत सोच है। जी कमर चीमा, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना बात करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि अभी वक्त आ गया है कि तारीख को दुरुस्त किया जाए। साउथ एशिया में जिस खित्ते में हम रहते हैं, भारत वो पहला मुल्क था जिसने पहली दहशतगर्द जमात मुक्ति बेईनी बनाई थी बांग्लादेश के अंदर। पहली दहशतगर्द जमात जिसने पाकिस्तान की अथॉरिटी को और सॉवरेनिटी को चैलेंज किया था, जिसे भारत असला देता था। आजकल भारत तहरीके तालिबान को पैसा देता है, भारत बलोच लिबरेशन आर्मी को पैसा देता है, भारत ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल एलम को पैसा देता है, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी जो म्यांमार में है उसको पैसे देता है। मतलब पूरे खित्ते में, वो भले म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहां पे टीटीपी काम करती है, मतलब पूरे इलाके में दहशतगर्द जमातों को आप फंड करते हैं ताकि वो वहां की हुकूमतों के खिलाफ एक सब क्रिटिकल वॉरफेयर लड़ रही हैं, लिमिटेड स्केल इंसर्जेंसी लड़ना चाहती हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बलोच लिबरेशन आर्मी जो आपकी फंडेड है उसकी भी जड़ें खत्म कर दी हैं, टीटीपी को भी मार भगाया है जो अभी आपके दोस्त अफगानिस्तान के पास है। मैं एक बात बता दूं, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फ्रंट फुल पे और ऑफेंसिव खेलना पड़ेगा। और ये जो भारत का प्रोपेगेंडा है जी, एफएटीएफ सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की जंग लड़ते हुए जाने पाकिस्तान ने दी है। आपको पता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कितनी कुर्बानी है, कितनी शहादतें हैं, या आप लोग इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं? आप लोग कैसे कहते थे आतंकवादी पाकिस्तान में है, इस तरह की बातें लोग कैसे कर जाते हैं? 3-4 चीजें बोली गई जिसका जवाब मैं दे नहीं पाया, मैं दूंगा अभी। पहली चीज इन्होंने बोला आपकी इकोनॉमी बड़ी खराब हो रही है, आपको रोटी नहीं मिल रही है। अभी इंडिया और बोला कि -23% चली गई जीडीपी। अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना 15 रुपए किलो टेड्डी बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे आपको।
और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि वो दोजख का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। उसी दोजख के आदमी को सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, यूएई ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, फ्रांस ने हाईएस्ट अवार्ड दिया। आप दोजख का बोल रहे हैं ना, बाकी तो जन्नत का बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया को आप इस्लामिक कंट्री नहीं मानते होंगे, आपकी प्रॉब्लम, हम तो जानते हैं ना वो क्या कंट्री है। अब आते हैं हम लोग इस पे कि पाकिस्तान ने कितना टेरर से लड़ा है। पाकिस्तान कितना टेरर से लड़ा है, इस बात के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर खुद ऑन रिकॉर्ड्स बोल चुके हैं कि हम इतने टेररिस्ट भेजते थे अफगानिस्तान में और कश्मीर में। आपने क्या कुर्बानी दी? आप खुद बोलते हैं कि हमने टेररिस्ट, भाई ऑन रिकॉर्ड्स आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला कि हमने तालिबान बनाई, हमने लड़ाई की अफगानिस्तान में, सारा तालिबान हमारा बनाया हुआ था। आप बोल रहे हैं कितनी कुर्बानी दी। अरे भाई, आपकी थिंकिंग ये है कि हमारा जो आदमी है, हमारा जो टेररिस्ट है, वो तो शरीफ आदमी है, दूसरे का जो है वो खराब है। अरे कैसे खराब है? इन साहब ने अभी बोला एलटीटी को सपोर्ट करता है इंडिया। अरे एलटीटी कब की खत्म हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है। एलटीटी कब की खत्म हो चुकी है सर। और दूसरी चीज, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी नहीं थी, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की के कू क्लक्स क्लैन थी, जो कि अमेरिका में थी। उस समय इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी। दूसरी बात, और मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूं। साउथ एशिया में आपको आपने सुना नहीं? साउथ एशिया का लफ्ज मैंने बोला खत्म करने के लिए बनी। और मुझे ये बताएं, मैं इस पे बात करना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, अगर आपने वो तामिल को सपोर्ट करते रहे और अभी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है पहले ठीक करते थे क्या? इसका मतलब है आप मान रहे हैं आपको तामिल को सपोर्ट कर रहे थे। आपको किसने बोली ये बात? हाँ, ये आप सवाल इसका जवाब देना शर्मा। आप लेके आते हैं। म्यांमार ने आज तक एक उंगली इंडिया पे नहीं उठाई। ये जो आपके साथ बैठे हैं, ये ब्लेम करेंगे इंडिया को। म्यांमार नहीं बोलता है। और म्यांमार बेचारे ने एक छोटा सा मुल्क है, आप उनके बॉर्डर पे जो अगला आपने हमला कर दिया था उनके मुल्क में, कि 2 साल की बात है। लंबे चौड़े मुल्क हो आप, कौन से लंबे चौड़े मुल्क हो? हमारे 2 राज्य में मिला दे तो पूरा पाकिस्तान बन जाता है। आप कौन से बहुत लंबे चौड़े हो? म्यांमार छोटा है तो आप लंबे चौड़े हो। पर आपको जिसे पंजाबी में कहते हैं, आपको डील करना तो आता है। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता यहाँ पे, भूल गए। हमें आपको पता है कैसे सेट करना है। आप मेरे बहुत लंबे चौड़े मुल्क हो, आप लंबे चौड़े हम आप जितने नहीं है, और अल्लाह हमें ऐसा बनाए भी ना जहाँ पे 800 मिलियन तो गुर्बत की लकीर से नीचे है। बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनको संभालना नहीं आता। अच्छा रोहित, एक मिनट रोहित, एक अहम पॉइंट, एक मिनट रोहित, आप ये ताना देते हैं आप अक्सर कि जी आप छोटा देश, हम बड़ा देश है। एक मिनट, रकबे के लिहाज से बड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से आपसे छोटा मुल्क होगा, नो डाउट इन इट, लेकिन हमारा ज़र्फ, हमारा दिल, हमारी सोच आपसे बहुत बड़ी है। अब मुझे ये बता दें, एक मिनट, ये हकीकत को आप डिनाई नहीं कर सकते। जरा काज़मी साहब आप भी सुनिएगा, कमर चीमा साहब आप भी, दोनों, शर्मा साहब आप दोनों सुनिएगा, रोहित आप भी, नीरज आप भी मेरी बात सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान का जो आपका बड़ा देश है, उसका सीना चीरकर पाकिस्तान निकाला गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते थे। कायदे आज़म के विजन को आज आप सलाम पेश करें। अगर आप जरा से भी हकीकत पसंद है कि उन्होंने कह दिया था कि आगे जाके क्या होगा, वही सब हो रहा है जो उन्होंने इतने साल पहले प्रेडिक्ट किया था। आज वहां पे मुसलमान अपने आप को साबित करेगा कि हाँ मैं इंडिया के साथ लॉयल हूँ, तब उसको वहां जीने का हक दिया जाएगा। आप मुझे ये बता दें कि अब आगे भी आपको लगता है कि आप इसके बड़े देश में से और भी बहुत से पाकिस्तान निकलेंगे? क्या चाहते हैं आप? सिख वहां पे खुश नहीं है, जो चीन में बैठे खुश नहीं है, मुसलमान वहां पे सफर करें, कोई माइनॉरिटी वहां पे सुकून में है, और तो आपके मुताबिक जो आपकी निचली जातों के लोग हैं उनका जीना दूभर कर देते हैं आपके बड़ी जात पात के लोग। कैसे बड़े लोग हैं, कैसा बड़ा देश है। आप उन मुसलमानों के बारे में सोचिए ना जो चीन में है। चीन के मुसलमानों के बारे में 2 शब्द कहिए ना डॉक्टर फिजा, चीन के मुसलमानों के बारे में कुछ कहिए। शर्मा साहब, मैं पहले मेरी बात का जवाब दे देना। जवाब ये नहीं होता कि मैं आपसे पूछूं कि आपने किस रंग का कुर्ता पहने तो आप कहें कि तुम्हारे कुर्ते का क्या रंग है। आप मेरी बात का जवाब दें। जवाब तो दे रहा हूं, सवाल पूछे, मेरे पैनलिस्ट जवाब देंगे। रही बात हिंदुस्तान का आप पहले जवाब देना। आप जवाब जो दे रहे सारी दुनिया देख रही है आपको। आपको पहले भी बताया, आज फिर आप मुझे बताएं कि आपके यहाँ वहाँ कौन खुश है बड़ी जात पात के हिंदुओं के अलावा? विप्रो का चेयरमैन अजीम प्रेमजी है, आपको पहले भी बताया है। यहाँ का मुसलमान अजीम प्रेमजी है। आप चिंता ना करें यहाँ के मुसलमानों के लिए। एक अजीम प्रेमजी नहीं है, हर चप्पे
चप्पे पर है और यहाँ का मुस्तकबिल है मुसलमान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ के मुसलमान हैं। मुसलमानों की बात नहीं करी, तो बात है सोच का फर्क है, मेरी बात समझ ही नहीं पाए। मैंने सिख बिरादरी के लिए भी आवाज उठाई है, वहां पे जो क्रिश्चियंस है मैंने उनके लिए भी आवाज उठाई है। मैंने जो निचली जात के बकौल आपके जात पात का आप लोग करते हैं, जो छोटी जात का हिंदू है जो वहाँ पे सफर करता है, मैंने उसके लिए भी आवाज उठाई। मैंने सिर्फ मुसलमान के लिए आवाज नहीं उठाई, मैंने इंसानियत के लिए आवाज उठाई। जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्या कसूर है उनका? इस देश का राष्ट्रपति दलित कम्युनिटी से आता है। और सेक्युलर इंडिया जहाँ पे आप किसी को जीने के हुकूक नहीं देते, मुसलमान वहाँ पे मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते, गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते ईद उल अज़हा पर, ये है आपका सो कॉल्ड सेक्युलर इंडिया। हिंदुस्तान में जितने मस्जिद होंगे उतने तो आपकी मस्जिदें बनी भी नहीं होंगी। ये मेरी बात सुने, ये कैमरास का दौर है, यहाँ कोई चीज छुपी नहीं रहती। शर्मा साहब कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? काज़मी साहब, ये कैमरास का दौर है ना, ये वो दौर तो। मेरी बात सुने, अब तो वीडियोस बन जाती हैं भाई, अब तो कैमरे की भी जरूरत नहीं, हर किसी के पास मोबाइल है, वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर देती है, यूट्यूब पे वीडियोस आ जाती हैं। आप कह देंगे वो भी नहीं होती, वो भी गली मोहल्ले की वीडियोस होती हैं। जी काज़मी साहब। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक माइंडसेट बना लिया है कि बात सुननी नहीं, बात माननी नहीं। हम देखें अगेन, हम बार बार इनको ये कहते हैं कि हमें किसी की जात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वहां पे काम हो रहे हैं, जो वहां पे हरकतें हो रही हैं, हम उसके ऊपर तनकीद करते हैं। कैमरे की, जिस तरह आपने कहा कि कैमरे की आंख हर चीज को महफूज करती है, अगरचे कि इनके जो लीडर हैं मोदी जी, वो कैमरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो कहते हैं कि कैमरा भी गली मोहल्ले का था। वो हर वक्त जो है कैमरे के सामने अपनी फोटो खिंचवाते रहते हैं, कभी बतखों के साथ, कभी मोर को दाना डाल रहे हैं, और उधर अवाम कोरोना से मर रही है। दूसरी इन्होंने बात की कि सऊदी अरब ने मोदी जी को बड़ा अवार्ड दे दिया, फलाने मुल्क ने ये अवार्ड दे दिया। हम किसी मुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं है, पर मैं आपको ये बता दूं, ये वही मोदी जी हैं जिनको 2004 में यूके ने वीजा नहीं दिया था, बाद में अमेरिका ने भी वीजा नहीं दिया था, इसलिए कि गुजरात के अंदर जो राइट्स हुए थे, मुस्लिम कुछ फसादात, उसके ये जिम्मेदार थे। तो ये वही मोदी जी हैं, इसकी वजह से आपके मुल्क ट्रंप गले लगाते हैं। जरा जाए ना मोदी जी कश्मीर में, काज़मी साहब जरा इनको बताएं कि मोदी जी जरा विजिट करें कश्मीर का, जूतों के हार खा के आएंगे वहां से। कश्मीर कई बार गए हैं, और ये वही मोदी हैं जिसको ट्रंप गले मिलाते हैं, ये वही मोदी हैं जिनके साथ जो वहाँ पे बैठते हैं, ये वही मोदी हैं। कश्मीरी अवाम इनको वेलकम करेगी वहाँ पे फूलों के साथ। हमारे साथ जरा बताइएगा, कश्मीर तो बहुत दूर है। अभी इस वक्त ये हरियाणा या पंजाब में ही चले जाएं तो वहीं पे इनको पता चल जाएगा कि किस भाव इनकी सियासत बिक रही है वहां पे। मोदी जी का मसला ये है कि मोदी जी ने एक कटर जो उनका इंतहा पसंद नजरिया है उसको लेके वो आगे चल रहे हैं। देखें किस मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर जहां पे 1 अरब आबादी हो और दुनिया के तकरीबन मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग वहां पे आबाद हो, वहां पे जहां पे एक मस्जिद तोड़ी गई वहां पे जाके वो एक मंदिर बनाने का खुद इफ्तिताह कर रहे हैं। क्या दुनिया को वो मैसेज दे रहे हैं? आज पूरी दुनिया जो आपको आपके हवाले से लिख रही है, सऊदी अरब में भी जी सऊदी अरब में कोई मस्जिद तोड़ के तो मंदिर नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में भी मंदिर बन जाए, हमें मंदिर बनने से कोई नहीं। हमने तो करतारपुर खोला, इस्लामाबाद का मंदिर नहीं बनने देंगे, क्रिश्चियंस मंदिर हमने तो करतारपुर खोला। आज फर्क ये है इमरान खान में कि इमरान खान करतारपुर खोल रहा है, मंदिर खोलने की बातें कर रहा है, और आप लोग मस्जिदें तोड़ के उनके ऊपर मंदिर बनवा रहे हैं। मेरी बात से एग्री करेंगे कमर चीमा साहब, ये जब ये देखिए पॉइंट बड़ा अच्छा है कि ये करतारपुर वाला पॉइंट जो डिस्कस किया गया, जब करतारपुर बॉर्डर खोला गया था सिख बिरादरी कितनी खुश थी, कितना शुक्रिया अदा करी थी पाकिस्तान का, हमारी हुकूमत का। मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही थी? भारत को, भारतीय मीडिया को। इतने तो सगे सिख बिरादरी के। देखिए उन्होंने उस वक्त बेसिकली इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को आउटस्मार्ट कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब फौरन इसलिए एग्री हो गए थे क्योंकि 12 करोड़ सिखों का वोट लेना चाहते थे। उस वक्त तो वोट बिल्कुल करीब आने वाले थे, इनका इलेक्शन आने वाला था। उन्होंने कहा चलो ऐसे करते हैं, करतारपुर कॉरिडोर भी खोल देंगे, सिखों का वोट भी ले लेंगे और कहेंगे हमने आपके लिए देखो क्या किया। सो बेसिकली ये जो किया, और उसके बाद अभी सिखों को आने नहीं देते। एक दिन में ये फैसला हुआ कि 5000 बंदा आ सकता है, ये वहां से लोगों को आने नहीं देते। 1000, 1200, 1500 बंदा वहां से आता है, और वो जब वीडियोस बनाते हैं वो कहते हैं देखें पाकिस्तान तो कितना अच्छा है, कितने अच्छे अरेंजमेंट है, पूरी दुनिया से सीख खा रहे हैं, पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में जा रही है। तो इनको तकलीफ होना शुरू हुई कि इसको दबाओ, इसको डिस्करेज करो और लोगों को वहां ना जाने दो। सो मोदी साहब इलेक्शन जीतने के लिए करतारपुर कॉरिडोर खोला ताकि 12 करोड़ सिख वोट दें इनको। अरे भाई साहब वो पाकिस्तान थोड़ी आतंकिस्तान है, आप नाम दुरुस्त कर लीजिए। रोहित शर्मा काफी देर से खामोश है। जी रोहित है कुछ जवाब?
अगर आप मुझे सीरियसली सुनना चाह रहे हैं तो मैं जवाब देता हूँ, और नीरज मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो आपने ये मुझसे आप बोला कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया था मुसलमानों के लिए महफूज जगह, तो बांग्लादेश आपसे अलग क्यों हो गया? कितनी महफूज रहे बांग्लादेशी? और हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ी है, आप लोगों की साजिश थी। अरे आपकी अपनी कमेटी, आपके अपनी कंट्री की रिपोर्ट है। हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट मेरे कंट्री की नहीं है। उसमें उन्होंने बोला कि आर्मी ने वहां पे रेप एंड मर्डर किए थे। हमारी साजिश कैसे हो सकती है? आपकी आर्मी, आपकी रिपोर्ट, आपकी गवर्नमेंट, आपका एरिया, आप साजिश हमारी बोल देते हैं। भाई बांग्लादेश में जो हुआ था, बैंक लूटे आपकी आर्मी ने। आप हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट तो पढ़िए। अब जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ नहीं रह पा रहा है, आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया मुसलमान नहीं है, खुश है। अरे भाई इतने खुश हैं यहाँ पे मुसलमान। नीरज ने एक नाम गिनवाया, मैं आपको 10 और गिनवाता हूँ। यहाँ पे बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज चलाई जा रहे हैं। यहाँ पे शाहरुख खान इसी कंट्री में रहते हैं, सलमान खान कोई फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पे मूवीज चलती हैं। यहाँ पे MLA MPs जो हैं ये यहाँ पे जीतते हैं। नसीरुद्दीन शाह भी वहीं पे रहते हैं। कुछ अर्सा पहले क्या उनके बयान आते थे, भूल गए आप? नसीरुद्दीन शाह, वही मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंडिया डेमोक्रेसी है, वो बोल सकते हैं, वो राइट है, लेकिन ये जरा बता दे कि उनके खिलाफ क्या हुआ एक भी। लेकिन आप नक्शा खींच रहे हैं ना, ये पॉइंट काफी है। आप कह रहे हैं कि वहां पे शाहरुख खान रहते हैं, सब रहते हैं। हाँ, रहते नहीं है? कराची में रहते हैं क्या? शाहरुख खान रहते हैं, सलमान रहते हैं। कैसे रहते हैं कि नसीरुद्दीन शाह की तरह बोलते नहीं है, चुप करके रहते हैं, खामोशी से लब सीखे रहते हैं। जिस दिन बोलेंगे फिर रह के दिखाएं। और कौन रहते नहीं? अभी जो आमिर खान का इशू बना था हाल ही में, एक मिनट ठहरे, आमिर खान जो मेरे ख्याल से बॉलीवुड में आमिर खान जैसा आर्टिस्ट होगा ही नहीं, सुपरस्टार, सबसे बेहतरीन अदाकार, उसका जो इशू बना था, आपका पूरी भारतीय आवाम, भारतीय जनता चल दौड़ी थी उसके पीछे कि भाई ये क्या कर दिया था उन्होंने ऐसा, मुझे जरा ये बता दें क्या कर दिया था आमिर खान ने ऐसा? ये आजादी है इजहार राय वहां पे। आमिर खान ने नहीं, उनकी वाइफ किरण राव ने बोला था, जो तस्वीर पर इतना इशू बन गया। आमिर खान ने नहीं, उनकी वाइफ, एक तस्वीर थी ना उनकी। दूसरी चीज आमिर खान जी, काज़मी साहब मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट नहीं समझ पाए, आपको याद होगा ये इशू? जी काज़मी साहब। जी बिल्कुल, आमिर खान साहब की मिसाल हमारे सामने है। नसीरुद्दीन शाह साहब हैं। शबाना आजमी ने कहा कि मैं यहाँ पे घर नहीं खरीद सकती हूँ, कुछ एरियाज में मुझे घर नहीं खरीदने दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ओम पुरी साहब ने जब कहा था, ओम पुरी साहब के ऊपर इन्होंने कैसे अटैक किया। और दूसरी बात ये कि ये जो इनका तरीकाकार है करंट रजीम का, ये इनकी पार्लियामेंट से शुरू होता है। अभी जो किसानों के हवाले से इन्होंने 2 बिल पास किए हैं, किस तरह इन्होंने अपने टीवी की आवाज वहां पे म्यूट कर दी, वहां पे सिलेक्ट कमेटी को वो बिल नहीं भेजा। पूरी तमाम पार्टी प्रोटेस्ट करती रही। जी मैं कांग्रेस पार्टी, मुझे क्या जरूरत है ज्वाइन करने की कांग्रेस पार्टी? पर मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, आपके शब्द तो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी वाले ही हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी नीरज जी आपको पता है, मैं आपको खबर दे दूं, उस बिल की 13 पार्टीज ने 13 पार्टीज ने मुखालफत की। अगर आपके ट्रेडिशंस के मुताबिक, पार्लियामेंट के ट्रेडिशंस के मुताबिक अगर एक वहां पे भी एमपी ये मुतालबा करता कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजें तो भेजना चाहिए था। 13 पार्टीज 13 पार्टीज ने मुतालबा किया कि सिलेक्ट कमेटी को भेजें, सिलेक्ट ताकि इसकी स्क्रूटनी हो। नहीं भेजा इसलिए कि बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड को खुश करना था, अंबानी को खुश करना था, मोदी जी ने अपने दोस्तों को खुश करना था। लोकसभा राज्यसभा में कितने वोट से पास हुआ दोनों बिल? लोकसभा और राज्यसभा में कितने वोट से पास हुआ दोनों बिल? 13 पार्टी अगर एक सांसद लेकर के बैठा है, एक सांसद लेकर के बैठा है, तो जरूरी नहीं ना कि वो जो 13 पार्टियां कह रही है वो सही कह रही हो। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सांसद। मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं बिल्कुल आपको जवाब देता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें जरूरी नहीं, प्रॉब्लम ये है जी मैं आपको बताता हूं ना, प्रॉब्लम ये है कि जमहूरियत जो होती है, डेमोक्रेसी जो होती है, वो आपकी वैल्यूज में नजर आती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं। जहां पे 13 पार्टी सिर्फ ये कह रही हैं कि इस बिल की स्क्रूटनी हो, सिलेक्ट कमेटी को भेजे नहीं। पर जो डिक्टेटर है, जो डिक्टेटर माइंडसेट है, जो इंतहा पसंद माइंडसेट है, उन्होंने कहा नहीं हम बुलडोज करेंगे। अच्छा मुझे ये तो बताएं ना जरा, एक मिनट ठहरे, रोहित शर्मा साहब, आपके वहाँ इतनी आजादी इजहार राय है
कि हमारे प्रोग्राम में अमन रिजवी साहिबा याद होंगी, अतर आप थे मेरे ख्याल से लास्ट प्रोग्राम में जब मेरे साथ वो मौजूद थी, उनको धमकियां तक दी गई हैं क्योंकि वो पाक भारत टाकरा प्रोग्राम में आई, उन्होंने खुलकर मोदी का वो नक्शा खींचा जो कि मोदी का रियल नक्शा है, वो नहीं जो आप लोग बताते हैं, और उस खातून उनको धमकियां दी गई हैं। अच्छा, एक साहब अभी बोल रहे थे कि आपको पता है बात, अब ये नहीं हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, मेरी बात सुनिए की कोशिश कीजिएगा, एक मिनट, मेरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, मैं खुद भी नहीं चाहूंगी बेचारी पार्टिसिपेट करें, कि मेरे प्रोग्राम में आने की वजह से अगर उनकी जान खतरे में पड़ेगी, मैं खुद चाहूंगी वो मेरे प्रोग्राम में ना आए। प्रोपेगेंडा स्टोरी है। मैं तो आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, हमें तो आज तक धमकी नहीं मिली। आप तो भागते हैं ना, क्योंकि आप मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, आप बीजेपी की तारीफें कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, बोले ना जरा मोदी जी की हकीकत बताइएगा नीरज शर्मा साहब, आप बताएं कि आज का भारत और गांधी के भारत में कितना फर्क है, आप हकीकी भारत का नक्शा खींचे, तो मुझे बताइएगा आपको कितनी धमकियां मिलेंगी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जहाँ गलत होंगे बोलूंगी, सुन रहे हैं मेरे अल्फाज, मेरी बात सुने, मेरे अल्फाज सुन रहे हैं, जहाँ गलत होंगे मेरे प्राइम मिनिस्टर खुल के बोलूंगी, खुल के बोलूंगी, जहाँ वो गलत होते हैं खुलकर बोलती हूँ अपने प्रोग्राम में, जहाँ गलत होंगे वही तो कहा जाएगा। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मैं अपने मुल्क के लिए सहाफत कर रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्राइम मिनिस्टर मेरे मुल्क के गलत होंगे मैं खुलकर बोलूंगी। मैडम मेरे मुल्क से ऊपर नहीं है कोई भी प्राइम मिनिस्टर। फिजा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ जी जनाब। हाँ, पहली चीज इन्होंने बोला इंडिया जी डेमोक्रेसी से काम कर रही है, डिक्टेटरशिप है, ये हमें वो कंट्री बता रहा है जो खुद आधे टाइम इंडिपेंडेंस के बाद डिक्टेटरशिप में आर्मी रूल में रहा है, हमें बता रहे हैं डेमोक्रेसी कैसे चलती है। बहुत बढ़िया, आपके अपने खुद के अंदर तो डेमोक्रेसी रही नहीं, आप हमें बताएंगे डेमोक्रेसी कैसे चलती है। दूसरी चीज, अरे भाई मुझे ये बताओ, आपके कंट्री में परफॉर्मर्स सिंगर्स आके परफॉर्म करके जाते हैं? अभी इशू बना था किसका, मीका का या किसी एक का बना था, ठीक है, उसको तो कुछ नहीं बोला गया, और दूसरे आर्टिस्ट गए, कुछ नहीं बोला गया। एक पर्टिकुलर सहाफी की आप बात कर रही हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं, अरे धमकी किसको नहीं मिलती है? आपके कंट्री में नहीं मिलती है क्या धमकी? ऐसे ही कोई सड़क चलता दे जाए तो बात रही, एक भी पत्थर पड़ा है किसी के घर पे? आपने बोला कि आमिर खान, सलमान खान, आमिर खान को इतना कुछ बोला गया, यार आमिर खान की जो राइट टू, अच्छा वैसे यहाँ पर ऐसा नहीं हो, एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट, हमारे यहाँ जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी सहाफी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के घर के बाहर आके कोई एहतजाज करेगा या धमकियां दी जाएंगी या कोई अपने एरिया में घर नहीं ले सकेगा। जैसे कि शबाना आजमी, कितनी खिदमत है बॉलीवुड के लिए उनकी, आप लोग उनको ये सिला दे रहे हैं कि वो कुछ एरियाज में घर ही नहीं ले सकती बेचारी, और अभी वो शबाना आजमी है, मतलब जावेद अख्तर कितना बड़ा नाम है। अगर ऐसे लोग वहां पे सफर कर रहे हैं तो मुझे बताएं फिर आम बंदे की क्या हालत होगी, आम मुसलमान वहां कैसे रहता होगा? रोहित ये बता दें आप। आंसर होने दीजिए इससे पहले कि नीरज बीच में डिस्टर्ब कर दें। सुनिए, जो शबाना जी क्या पार्लियामेंट की मेंबर रही, वो हमारी पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं, एक पार्लियामेंट की रही हो, और शबाना आजमी के हस्बैंड पार्लियामेंट के मेंबर रहे हमारे, ठीक है, और वो क्या किराए के घर में रहती हैं? मकान नहीं है उनके पास, किसको वो झूठ बोल रही हैं? उन्होंने कहा कि मैं कुछ एरियाज में कुछ इलाके ऐसे जहां पे मैं घर नहीं ले सकती। अरे तो कश्मीर में तो मैं भी नहीं ले सकता था उस समय, अब तो 370 हटा, उन्हीं के कहने पे हटाया गया होगा। लेकिन आप लोगों की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि कश्मीर में आप लोग जाके घर भी लें और कश्मीरी औरतों से शादियां भी करें आप लोग। आप लोगों की मेहरबानी से ख्वाहिश पूरी हो गई, ले लेंगे। अब इसके बाद एक इशू पे जो मैं बात, जी अतर, हाँ जी मेरे पास आखिरी 2 मिनट है जी, फिर मुझे अतर का लास्ट कमेंट चाहिए। जी रोहित, जो आमिर खान और आपकी वो सहाफी ने के पास थी, आमिर खान को अगर किसी ने, आमिर खान ने ये बोल दिया, आमिर खान की वाइफ ने ये बोल दिया कि इंडिया में डर लगता है, तो किसी और ने भी बोला कि आप चले जाइए पाकिस्तान, तो दैट मींस ट्रोलिंग, कोई धमकी नहीं मिली है, और बोलने का राइट उसका भी है। आपको ये किसी ने उसको नहीं बोला मार देंगे, किसी ने नहीं बोला। ऐसा आयशा बीबी स्टाइल कहीं नहीं होता कि आपको कनाडा जाके सेटल होना पड़ जाए, आपके कंट्री में होता होगा ये, हमारे कंट्री में इंडिया को, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। कमर चीमा साहब आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, फिर अतर साहब आपका लास्ट कमेंट। जी कमर चीमा साहब। देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी आमिर खान टर्की गए थे और वो वहां पे टर्किश फर्स्ट लेडी से मिल के आए थे, तो पूरे भारत ने शोर मचा दिया कि तुम तुर्की क्या लेने गए थे और उससे क्यों मिल के आए? तुर्की तो बिल्कुल एक तस्वीर को इशू बना दिया गया, उस तस्वीर के ऊपर कैसे कमेंट्स। आपको कमेंट आया ना, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला अब तक, गवर्नमेंट ने बोला भाई गवर्नमेंट क्या, पूरे आपने उसको डिसलॉयल कर दिया, कहा जी कि ये तो लॉयल ही नहीं है, ये तो भारत का है ही नहीं है,
क्योंकि ये तो फर्स्ट लेडी बिल्कुल ऐसा ही है, उसकी लॉयल्टी पे सवाल उठा दिए गए बना रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिटीजनशिप के लिए उन्होंने आवेदन दिया है क्या, एप्लीकेशन दिया है क्या? पाकिस्तान के सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दिया है क्या उन्होंने? वो आज भी भारतीय हैं, कल भी भारतीय थे और अच्छा, आगे नीरज जी आप रोहित जी को भी तंग करते हैं, सबको तंग करते हैं, आप जरा चुप करें, मैं अब आपको बताता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो बात की उन्होंने कलाकारों की बात की, फनकारों की बात की, बात यह है कि एक सोसाइटी की, अगर आपकी सोसाइटी को देखें हम रोहित जी, कि पाकिस्तान के फनकार जो वहां पे जाके परफॉर्म करते थे उसको उन्होंने बैन कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि जब कोल्ड वॉर अपनी हाइट पे थी तो फिर भी अमेरिकन आर्टिस्ट और जो रशियन आर्टिस्ट थे वो उन ममालिक में जाते थे, अमेरिका जाते थे, रशिया से जो है और अमेरिकन रशिया आते थे। यहाँ पे आप ना हमारे क्रिकेटर्स को IPL में आने देते हैं, ना हमारे कलाकारों को वहां जाने देते हैं, ना फनकारों को। तो ये आपकी पूरी एक सोसाइटी का एक ऐसी चीज है कि आप हर चीज के अंदर आप इंतहा पसंदी ले आए, स्पोर्ट्स में भी, फन में भी, एक्टिंग में भी, हर चीज में। हालांकि लास्ट जुमला में बोलना चाहूंगी, अतर कहते हैं कि टैलेंट की कोई सरहद नहीं होती, भारत ने तो टैलेंट की भी सरहदें कायम कर दी। कोल्ड वॉर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रशियन लोग जाकर के एक बॉम्ब रखें या सुसाइड बॉम्बर की तरह सुसाइड अटैक कर दें अमेरिका में। आपके यहाँ से ऐसा होता है। टाकरा प्रोग्राम है और आपको पता है कि दोनों जानिब से जो पॉइंट्स हैं वो कमी नहीं होगी उसमें, बहुत से पॉइंट्स हैं जो रोहित अभी भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, अतर के ज़हन में भी बहुत से पॉइंट्स थे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा कीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में पाक भारत टाकरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।